unsolved mysterious hijack in history. A daring parachute escape from a flying 727 somewhere between wings. Search was made of the plane immediately. We don't know who he was, where he came from, or where he went. I expect that we'll keep looking until we find him or find out what happened. हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम एक बहुत ही दिलचस्प और मशकूक वाक़ये की। एक ऐसा वाक़या जो आपको हैरान कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एक डीपी कॉपर नाम के बंदे की, जो कि 24 नवंबर 1971 को एक फ्लाइट के दौरान हाईजैक करने के तौर पर सामने आया। इस शख्स ने टिकट पे अपना नाम टैन कॉपर लिखवाया था, लेकिन मीडिया की एक गलती की वजह से इसका नाम डीपी कॉपर हो गया। ये एक मिस्टीरियस और अनसॉल्व केस है जो कि आज तक लोगों की इमेजिनेशन को छू रहा है। इस वाक़ये ने न सिर्फ मीडिया और पब्लिक अटेंशन को अट्रैक्ट किया, बल्कि FBI को भी एक शदीद और तवील इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया। चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर उसके दिलचस्प पहलुओं तक आपको डिटेल में बताते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। फ्लाइट 305 के साथ एक छात्रों का क्रू है, जिसमें कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, फ्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस शामिल है। इनमें से 36 मुसाफिर भी थे, लेकिन उनमें से एक हाईजैकर भी शामिल था। फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से 2:50 शेड्यूल टाइम पर अपने रवाना। बात कर लेते हैं यहाँ पे उस हाईजैकर के बारे में। हाईजैकर का ड्रेस गेटअप एक बिजनेसमैन की तरह। उन्होंने 3-piece सूट पहना था, जैसे कि एक बिजनेसमैन पहनता है, और हाथ में एक ब्रीफकेस था। तो कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता था कि ये हाईजैकर है। टेक ऑफ के बाद ही कॉपर ने शेफनर को एक नोट दिया, जो कि शेफनर ने अपने पर्स में डाल दिया, ये सोचकर कि ये एक बिजनेसमैन का नंबर हो सकता है। ये सब चीजें कॉपर अपनी जगह पे बैठ के देख रहे थे। तो वो शेफनर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको ये नोट खोल कर देखना चाहिए, मेरे पास एक बम है। जब शेफनर ने वो नोट खोल कर देखा तो उसमें साफ और कैपिटल लेटर्स में लिखा था कि मेरे पास एक बम है और मैं ये प्लान हाईजैक कर रहा हूँ। वो चाहता है कि शेफनर उसके पास आकर बैठ जाए। शेफनर उनके पास जाके बैठती है और वो नोट उनको वापस करती है। कॉपर अपना ब्रीफकेस निकालते हैं और उसको खोलकर शेफनर को दिखाते हैं। जब वो ब्रीफकेस को खोलते हैं तो ब्रीफकेस के अंदर 2 लाइन के लाल सिलेंडर होते हैं, जिन्हें शेफनर जो है डायनामाइट समझती है। सिलेंडर के साथ एक वायर और एक बैटरी भी लगी होती है, जिससे ये साबित होता है कि ये साफ साफ बॉम्ब है। ये बॉम्ब प्लेन में कैसे आया, किस तरह आया और कैसे पकड़ा नहीं गया, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। कॉपर अपना ब्रीफकेस बंद करते हैं और शेफनर को अपने मकसद के बारे में बताते हैं। शेफनर उनके डिमांड्स लिखे नोट को कॉकपिट में ले जाती हैं और वहां जाके फ्लाइट क्रू को बताती है। कैप्टन स्कॉट उनको बोलते हैं कि कॉकपिट में रह के वो सारे मामलात का एक नोट बनाए। फिर कैप्टन मिनेसोटा के नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशन को तमाम हालात के बारे में बताते हैं और उनकी डिमांड्स के बारे में भी बताते हैं। कॉपर ने 5 बजे तक $2 लाख और 4 पैराशूट मांगे। वो चाहता है कि ये पैसे अमेरिकन करेंसी में हो और कैश में। फिर यहाँ से जो है एयर होस्टेस की ड्यूटी चेंज होती है। शेफनर जो है कॉकपिट में रहती है। फिर उसके बाद जो कॉपर से बातचीत करती हैं वो टीना मैकॉलो एयर होस्टेस होती हैं, जो कि उनके साथ रहती हैं और उनसे बातचीत करती है। फिर यहाँ पे कॉपर टीना को अपनी और डिमांड्स बताते हैं। कॉपर बोलते हैं कि जब हवाई जहाज लैंड करे तो उसको फुल फ्यूल से भर दिया जाए और तमाम पैसेंजर सीट पे बैठे रहें जब तक उनके पैसे अंदर ना ले। पैसे लेकर आने वाले सिर्फ एक ही शख्स होगी, वो होगी टीना मैकॉलो, और आखिरी चीज जो प्लेन में लेकर आई जाएगी वो होंगे 4 पैराशूट। फिर कैप्टन स्कॉट ने सिएटल टेकोमा एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC वो मामले के बारे में बताया, जिन्होंने लोकल पुलिस और FBI से कांटेक्ट किया। पैसेंजर को बताया गया कि वो सिएटल देर से पहुंचेंगे, जिसकी वजह उन्हें बताई गई एक माइनर टेक्निकल फॉल्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑर्डियन के प्रेसिडेंट डोलेंट नेरोप ने रैंसम की पेमेंट और हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने का हुक्म दिया।
लगभग 2 घंटे तक ये फ्लाइट सिएटल के ऊपर ही घूमती रही, क्योंकि इसकी वजह FBI और पुलिस थी, जो कि रैंसम मनी और पैराशूट का इंतजाम कर रही थी। इस फ्लाइट को लैंडिंग में देर इसलिए हो रही थी क्योंकि हाईजैकर की डिमांड्स पूरी की जा सके। टीना ने कॉपर से पूछा कि उनके प्लेन हाईजैक करने के पीछे मकसद क्या। कॉपर ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये मेरा एयरलाइन के खिलाफ कोई नफरत नहीं, ना ही कोई टेररिज्म एक्ट है, ये मेरा सिर्फ एक प्लान है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। लगभग 5:24 पर कैप्टन स्कॉट को ये बताया जाता है कि वो फ्लाइट लैंड कर सकते हैं, क्योंकि पैराशूट जो है वो एयरपोर्ट आ चुके हैं। कॉपर को ये बताया जाता है कि वो जल्द ही लैंड करने वाले हैं। 5:45 पर फ्लाइट 305 सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर लैंड होती है। कॉपर की हिदायत के मुताबिक कैप्टन स्कॉट हवाई जहाज को रनवे पर पार्क करते हैं, जो कि मेन टर्मिनल से दूर होता है। कॉपर की डिमांड होती है कि हवाई जहाज के सामने वाले गेट से, सामने वाले दरवाजे से उन पैसों को और पैराशूट को सिर्फ एयरलाइंस का एक ही बंदा ला सकता है, जो कि दरवाजे पे खड़ी टीना को देगा, और टीना उनको वो पैसे और पैराशूट ला कर देंगी। सब कुछ वैसे ही चलता है और एयरलाइंस का एक बंदा आता है और वो पैसे देता है, और टीना उन पैसों को और पैराशूट को जाके कॉपर को दे देती है। कॉपर सब पैसेंजर को रिलीज कर देते हैं, और सब पैसेंजर जब उतर रहे होते हैं तो कॉपर उन पैसों की जांच कर रहे होते हैं। पैसों में एक खास बात होती है, $20 बिल्स के होते हैं। FBI उन पैसों को एक सीरियल के मुताबिक निकालते हैं, जो कि एक नंबर से शुरू होकर दूसरे नंबर पे खत्म होते हैं, और वो सीरीज वाइज से होते हैं। कॉपर वो पैसे जांच कर फ्यूल टैंक फुल करने का बोलते हैं। यहाँ टीना टेंशन को दूर करने के लिए कॉपर से मजाक करती है और बोलती है कि क्या वो पैसों का कुछ हिस्सा अपने पास रख सकती है। तो कॉपर बड़े ही नरम लहजे में हाँ बोलते हैं और उनको निकालकर एक पैकेट दे देते हैं, लेकिन टीना वो पैसे वापस कर देती हैं, ये बोल के कि वो उनकी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। जब पैसेंजर हवाई जहाज से हिफाजती तौर पे उतर जाते हैं तो हवाई जहाज में सिर्फ कॉपर और 6 क्रू मेंबर बचते हैं। कॉपर की डिमांड के मुताबिक टीना उनको पैराशूट और पैसे जहाज के पिछले हिस्से में जाके देती है। कॉपर उन पैसों को रखता है और कुछ पैसे पॉकेट नाइफ के जरिए पैराशूट में डाल देता है। FBI कॉपर से फेस टू फेस मीटिंग करने का बोलती है, लेकिन कॉपर उनको साफ मना कर देता है। यहाँ कॉपर को बेचैनी होने लगती है और वो बोलता है कि ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। चलो शो शुरू करते हैं। कॉपर क्रू मेंबर्स को अपना फ्लाइट प्लान बताते हैं और डायरेक्टिव देते हैं कि साउथ ईस्ट कोर्स मैक्सिको सिटी की तरफ मिनिमम एयर स्पीड के साथ एयरक्राफ्ट को स्टॉर्म होने से बचाए। अप्रोक्स 100 नॉट्स 185 किलोमीटर पर आवर 115 mph और मैक्सिमम 10,000 फुट एल्टीट्यूड रखा जाए। कॉपर ने यह भी स्पेसिफाई किया कि लैंडिंग गियर डिप्लॉयड रहे, विंग फ्लैग्स 15 डिग्री नीचे रखा जाए और केबिन अनप्रेशराइज्ड हो। फर्स्ट ऑफिसर बिल ने कॉपर को बताया कि इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट की रेंज 16 किलोमीटर तक महदूद रह जाएगी, इसीलिए मैक्सिको सिटी में इंटर करने से पहले उनको एक और रिफिलिंग की जरूरत पड़ेगी। कॉपर उनको जवाब देते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कर दो, ये बिल्कुल हो सकता है। कॉपर ने डिमांड की कि टीना उनके साथ हवाई जहाज के पिछले हिस्से में रहे, क्योंकि उनको ऑपरेशन में उनकी जरूरत पड़ सकती है। लगभग 7:40 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जिसमें सिर्फ कॉपर और 6 क्रू मेंबर होते हैं। कॉपर टीना को कहते हैं कि हवाई जहाज के पीछे स्टेयरकेस को नीचे कर दें, लेकिन टीना उनको जवाब में ये कहती है कि ये उनसे नहीं हो सकता। कॉपर उनको जवाब देते हैं कि ठीक है, आप केबिन में चली जाएं और केबिन को अंदर से लॉक कर दें। पुराने हवाई जहाज में ये होता था कि स्टेयरकेस जो है वो पीछे की तरफ होते थे, तो इसका फायदा उठाते हुए कॉपर ने फुल प्लानिंग के साथ ये काम किया होता है। जब टीना केबिन में जाती हैं तो लगभग 4 से 5 मिनट गुजर चुके होते हैं। आखिरी बार कॉपर को जिस शख्स ने देखा होता है वो होती है टीना मैकॉलॉफ। उन्होंने बताया कि जब वो केबिन में जा रही होती है तो वो देखती है कि कॉपर पैराशूट पहन रहा होता है। लगभग 8 बजे एक वार्निंग लाइट फ्लैश होती है जो इंडिकेट कर रही होती है कि स्टेयरकेस डिप्लॉयड हो गए हैं। पायलट ने केबिन इंटरकॉम से कॉपर को कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या उनको कोई मदद चाहिए, लेकिन कॉपर का लास्ट मैसेज सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई था, वो था नो। लगभग 8:15 पर एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ पिच होता है,
जिसके कारण एयरक्राफ्ट को लेवल फ्लाइट में लाने के लिए ट्रिम करना पड़ा। फ्लाइट क्रू कॉकपिट में रहे, अनश्योर के कॉपर भी अभी हवाई जहाज में है या नहीं। टीना ने केबिन इंटरकॉम से कॉपर को कांटेक्ट किया और उनको इन्फॉर्म किया कि हवाई जहाज रीनो के नजदीक आ रहा है। टीना ने उनको बार बार एक ही मैसेज दिया कि वो स्टेयर गेज ऊपर कर ले, क्योंकि वो लोग रेनो एयरपोर्ट के करीब पहुंचने वाले। लेकिन कॉपर का कोई रिप्लाई नहीं आया। 11:02 पर फ्लाइट 305 रेनो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। FBI और लोकल पुलिस हवाई जहाज के आसपास छानबीन करती है, लेकिन हवाई जहाज के अंदर नहीं जाती, क्योंकि कॉपर और बम इसकी मेन वजह होती है। कैप्टन स्कॉट पूरे हवाई जहाज को सर्च करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि अब कॉपर इस प्लेन में नहीं है। FBI के बम स्कॉट हवाई जहाज को 30 मिनट के बाद सेफ डिक्लेयर देते। FBI के एजेंट्स हवाई जहाज को सर्च करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में FBI एजेंट को कॉपर के टाई क्लिप्स मिलते हैं और 65 छपी हुई उंगलियां मिलती हैं और साथ में 2 पैराशूट मिलते हैं, जिसमें से एक खुला हुआ होता है और उसकी छतरी से 3 कफन लाइन काट दी गई होती है। FBI टीना मैकॉलो से इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि टीना मैकॉलो वो होती हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉपर से बातचीत की होती है। टीना मैकॉलो बताती हैं कि कॉपर का मिजाज और लहजा एकदम नरम था। वो हर मुसाफिर से अच्छी तरह से बात कर रहे थे और किसी भी मुसाफिर को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत ही रिलैक्स थे और उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। FBI मुसाफिरों से और फ्लाइट क्रू मेंबर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक स्केच तैयार करते हैं। काफी सर्च करने के बाद FBI स्केचेस को तैयार करती है। स्केचेस के द्वारा काफी लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है। स्केचेस से मिलते जुलते लोगों को पकड़ती है, लेकिन फिर भी कॉपर का कुछ सुराग हासिल नहीं होता। FBI का कहना होता है कि ये हवाई जहाज से गिरते वक्त कॉपर शायद मर गया होगा, क्योंकि जिस जगह कॉपर गिरा होता है उस जगह जंगल ही जंगल होता है और नीचे सब पानी पानी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि कॉपर जो है वॉशिंगटाउन के एक लेक में गिरे होंगे। मौसम खराब होने की वजह से कॉपर किसी को नहीं दिखते, क्योंकि रात के अंधेरे में कॉपर ने जंप करी होती है और एक ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। FBI का कहना है कि कॉपर बच नहीं सकता, क्योंकि जिस ऊंचाई से उसने छलांग मारी है उससे उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन कॉपर की ना तो बॉडी मिलती है, ना ही पैसे मिलते हैं और ना ही पैराशूट मिलता है। तो कहाँ गया कॉपर, इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं चला। ग्राउंड सर्च टीम हर जगह सर्च करती है और इस इन्वेस्टिगेशन को 2016 में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कॉपर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी। FBI उस नोट के सीरियल नंबर को जगह जगह दे देती है और बोलती है कि अगर ये नोट इस्तेमाल हो वो उनको बताया जाए। कि ना ही वो नोट इस्तेमाल होते हैं और ना ही कॉपर कहीं दिखता है। ये केस अभी तक अनसॉल्व है और एक मिस्टीरियस केस बना हुआ है। इसके बारे में ना तो आज तक FBI पता लगा पाई और ना ही कोई और शख्स इस बारे में पता लगा पाया कि कॉपर कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। आसमान से गिरने के बाद कॉपर का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।